Hello students, welcome to Unacademy. Myself Avinash Saini, and in our series of Gems of NCERT and the most important concept of physics, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है वैलिडिटी ऑफ गॉस लॉ। स्टूडेंट्स, गॉस लॉ आप जानते हैं। गॉस लॉ हमें ये बताता है किसी भी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, और उसका एक डायरेक्ट सिंपल सा फॉर्मूला आता है दैट flux passing through any closed surface phi equals to that phi is q enclosed upon epsilon naught। बट हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ गॉस लॉ, और ये एनसीईआरटी में भी क्लियरली लिखा हुआ है कि गॉस लॉ एक्चुअल में देखा जाए तो कूलम्ब्स लॉ को ही रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है। यस, रिचर्ड फीनमैन, जिनके जो फिजिक्स के बहुत फेमस लेक्चरर हैं, जिनके बहुत सारे लेक्चर्स भी आते हैं, बुक है उनकी लेक्चर्स ऑफ ऑन फिजिक्स बाय रिचर्ड फीनमैन, उन्होंने भी कहा है कि गॉस लॉ इनफैक्ट देखा जाए तो एक इंडिपेंडेंट कोई अलग टाइप का लॉ नहीं है, ये कूलम्ब्स लॉ को ही रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है। कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि किसी भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आर डिस्टेंस पर वो होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/r² नहीं होगा तो गॉस लॉ भी ट्रू नहीं होगा। इसका कारण क्या है वही समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां पर आपको एक चीज जानना जरूरी है पहले, जिसको कहा जाता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल होता है एंगल इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस। लाइक अगर ये एक कॉनिकल सरफेस है हमारे पास, इस कॉनिकल सरफेस में जैसा आइसक्रीम कॉन होता है, यहां जो ये एंगल बन रहा है दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। और ये डिस्टेंस अगर सरफेस का इस पॉइंट से r के बराबर है, इसका एरिया a है, देन सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉनिकल सरफेस इज a बाई आर स्क्वायर। r डिस्टेंस पर जो सरफेस होगा उसका जो सॉलिड एंगल बनेगा वो a बाई आर स्क्वायर बनेगा। अब अगर हम वापस फ्लक्स की डेफिनेशन पर आए तो फ्लक्स किसी भी सरफेस से पास होता है, फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट डी ए वेक्टर, या आप उसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ e वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो आप ई डॉट डी ए कर देंगे। यही आप करते हैं बेसिक मेथड में। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड या एरिया वेक्टर नॉन यूनिफॉर्म होता है तो वहां इंटीग्रेशन करना पड़ता है, या फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर यूनिफॉर्म है तो फिर हम इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। जहां ओपन सरफेस होता है वहां जनरली यही कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, क्योंकि गॉस लॉ तो केवल क्लोज सरफेस के लिए। तो अब अगर मैं कहता हूं कि यहां कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो इस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं। दीज आर द फील्ड लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज मैंने मान लिया है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होंगी। अब अगर मैं यहां कोई सरफेस कंसिडर करता हूं, लाइक इफ आई कंसिडर दिस सरफेस, ये एक सरफेस मैंने कंसिडर किया, और एक सरफेस यहां से कुछ डिस्टेंस आगे मैंने कंसिडर कर लिया, ये कुछ ऐसा सरफेस बनेगा। तो दोनों सरफेस का एरिया अलग अलग है। इसका एरिया अगर A1 है और इसका एरिया A2 है, और ये हर पॉइंट को यहां कनेक्ट करके मैंने एक क्लोज सरफेस बना दिया है। तो आप देख सकते हैं जो एक्सट्रीम टू लाइंस हैं, इन दोनों के बीच में जो सॉलिड एंगल है वो तो सेम रहेगा ना, ओमेगा, दैट इज सेम। और अगर ये वाला सरफेस पहले वाला R1 डिस्टेंस पर है, सेकंड सरफेस R2 डिस्टेंस पर है, दोनों सरफेस का सॉलिड एंगल सेम है, सो यू कैन से एरिया A1 this is equals to solid angle into R1 square, area A2 is solid angle into R2 square। अब अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें हम बाय डेफिनेशन फ्रॉम सरफेस 1 एंड फ्रॉम सरफेस 2, तो फ्लक्स बाय डेफिनेशन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 है और दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, राइट, तो E1 विल बी इक्वल्स टू KQ बाई R1 स्क्वायर एंड E2 होगा KQ बाई R2 स्क्वायर, यही आएगा। अब फ्लक्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो पहले सरफेस से फ्लक्स पास होगा, जो सरफेस मैंने कंसीडर किया वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर ई वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो यहां पर फर्स्ट सरफेस से फ्लक्स φ1 होगा E1 इंटू A1 और φ2 की वैल्यू होगी E2 इंटू A2।
E1 into A1. E1 is proportional to 1 by R1 square and area A1 is proportional to 1 by this is proportional to 1 by R1 square R1 square. तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 by R square एंड एरिया इज प्रोपोर्शनल टू R square. तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो प्रोडक्ट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R. तो इस सिचुएशन में आप चाहे सरफेस पास कंसीडर करें या दूर कंसीडर करें, दोनों सरफेस से सेम फ्लक्स पास होगा क्योंकि दोनों का सॉलिड एंगल सेम है. बोथ आर मेकिंग सेम सॉलिड एंगल और यहां से जितना फ्लक्स एंटर करेगा इधर से उतना ही फ्लक्स बाहर निकल जाएगा. राइट अगर इस सरफेस को मैं क्लोज सरफेस कह देता हूं, अब मैं इसको ऐसा क्लोज सरफेस बना देता हूं कि ये मेरा क्लोज सरफेस है यहां से यहां तक. If this is the closed surface, अगर ये क्लोज सरफेस बन गया है तो इस क्लोज सरफेस से मुझे नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है. तो पहले वाले सरफेस का एरिया वेक्टर लेफ्ट की तरफ होगा, दूसरे वाला का राइट की तरफ होगा. तो फर्स्ट सरफेस से जितना फ्लक्स एंटर करेगा, जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी, सेकंड से उतनी बाहर निकल जाएंगी. और इस सरफेस से नेट फ्लक्स क्या होगा? जीरो. और नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस क्या होता है? Q enclosed by epsilon naught. It means no charge is enclosed by the surface. और वो तो है ही ना, चार्ज तो सरफेस से बाहर रखा हुआ था. तो यहां पर जो गॉस लॉ है वो वैलिड कैसे हो पाया? बिकॉज कुलाम्स लॉ फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ. अगर कुलाम्स लॉ में इनवर्स स्क्वायर लॉ ना होता, अगर कुलाम्स लॉ बाय चांस ऐसा हुआ करता दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 by R क्यूब, तो उस केस में फिर जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ वैलिड नहीं होता. So the validity of Gauss law is not independent, it depends on Coulomb's law. Coulomb's law inverse square law है, इसलिए Gauss law इतना simplified form में है और बहुत मुश्किल क्वेश्चन हम बहुत सिंपल से कर पाते हैं. तो आई एम श्योर अब आपको ये पता चल गया होगा कि जो Gauss law है, जैसा मैंने पहले बताया था कि एडवांस वाले क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको केवल प्रिंसिपल्स, थ्योरम, रूल्स, लॉज नहीं पता होने चाहिए. ये भी पता होना चाहिए कि वो कब एप्लीकेबल है और कब एप्लीकेबल नहीं है. व्हाट इज इट्स वैलिडिटी एंड वेयर इट इज नॉट वैलिड. नाउ आई एम श्योर कि गॉस लॉ कब वैलिड है ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा. ओके, थैंक यू वेरी मच.